रत्नापुर नाम के गांव में प्रभाकर अपने परिवार के साथ रहता था। बड़ा परिवार होने के कारण घर में छोटे मोटे वाद विवाद और मेहमानों का आना जाना हमेशा का था। प्रभाकर की हार्डवेयर की दुकान थी। उसके दोनों बेटे विजय और अजय भी वही दुकान संभालते थे। दोनों की भी शादी हो गई थी। घर में बाकी सब कुशल मंगल था, लेकिन इस घर के मर्दों को घर की चीजों में ध्यान देने की, टांग अड़ाने की बुरी आदत थी। बहू, मेरे लिए एक कप गरम अदरक वाली चाय तो बना दो। जी पापा जी, अभी बना देती हूँ। दीदी, चाय बनाने के लिए अदरक खत्म हो गई है। मैंने कल शाम को भी इनको बोला था मार्केट से लाने के लिए, लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। आज तो बाहर मौसम भी खराब है, लगता है सब्जी वाली भी नहीं आएगी। तो अब क्या करें? पापा जी रात से खांस रहे हैं। कल शाम को भी उन्हें अदरक वाली चाय चाहिए थी, लेकिन कल शाम को भी अदरक नहीं थी। अभी उन्होंने फिर से अदरक वाली चाय मांगी, अभी भी अदरक नहीं है। एक काम करो ना, अभी फिलहाल जाओ और पड़ोस वाली नंदिनी के घर से लेकर आओ। थोड़ी देर बाद। कहाँ गई थी सुहानी तुम सुबह सुबह? वो पापा को अदरक वाली चाय पीनी थी। हमारे घर की अदरक खत्म हो गई है। कल शाम को मैंने आपसे कहा था ना अदरक लाने के लिए, लेकिन मैं कुछ लाने के लिए कह दूं तो आपको 17 काम याद आते हैं। आज मौसम खराब है तो सब्जी वाली भी नहीं आएगी, तो पड़ोस की नंदिनी के यहाँ से मैं अदरक लेकर आई, लेकिन देखिए उसके पास भी ना बस इतनी सी मिली। थोड़ी सी सही, अदरक मिल तो गई है ना, अब बना तो चाय पापा के लिए, नहीं तो तुम्हारे बड़बड़ करने के चक्कर में यही सुबह से शाम हो जाएगी। कितनी बार कहा है हमेशा ज्यादा सब्जियां ला कर रखना, लेकिन तुम लोगों की समझती नहीं हो। सुहानी पास वाली नंदिनी के घर से लाई हुई अदरक किचन में चाय बना रही रोशनी को देती है। तभी हॉल से विजय आवाज लगाता है, अरे घर में कोई है या नहीं? आजकल तो इस घर में बिना मांगे चाय भी नहीं मिलती। रोशनी, एक कप चाय तो बना दो। मुझे भी नहीं मिली है सुबह से चाय। घर में थोड़ा सा दूध था, बस एक कप चाय बनाने तक का। मैंने उस पे पापा जी की चाय बना दी है। अभी आप दोनों की चाय बनाने के लिए घर का दूध खत्म हो गया है, और हाँ, चाय पाउडर भी खत्म हो गई है। और क्या क्या खत्म हो गया है महारानी जी? इस घर में जब देखो तब कुछ न कुछ खत्म ही होता रहता है। चाय बनाने जाओ तो चाय पाउडर नहीं, दूध नहीं, ये करने जाओ तो ये नहीं, वो करने के लिए कहो तो वो नहीं। इस घर में हमें खाना कम और बहाने ज्यादा मिलते हैं। रसोई की चीजें हमेशा ज्यादा मात्रा में रखनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को कटौती करने की आदत लगी है। वो सब जाने दो, एक काम करो, अभी बारिश खुल गई है ना, आप जाओ और मोहल्ले की दुकान से लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगा। चाहिए तो होटल पर जाकर चाय पी कर आऊंगा, नहीं तो तुम चाय पाउडर लेकर नहीं आती और चाय नहीं बनाती तब तक इंतजार कर लूंगा, लेकिन मैं चाय पाउडर लाने दुकान पर नहीं जाऊंगा। सच में ना, हद करती हो आप। हम नहीं, तुम लोग हद करती हो। तुम्हें महीने की 1 तारीख को घर खर्च के लिए पैसे मिल जाते हैं। पूरे महीने का जो जो सामान घर में चाहिए वो ठीक से लाकर घर में स्टोर करना, ये तुम्हें आता कहाँ है? हमारे घर की औरतों की तो आदत ही है, कभी कुछ कम तो कभी कुछ ज्यादा लेकर आना, और बाद में ये खत्म हुआ है, वो खत्म हुआ है, ये कहकर हमारा सर खराब करना। हम सारा सामान ठीक से ही लाते हैं, वो तो बस हमारे घर में कभी मेहमान ज्यादा आ जाते हैं तो ज्यादा सामान लग जाता है, और कभी ज्यादा सामान लाकर रख भी दिया तो खराब हो जाता है। अभी बहाने मत बनाओ। जाओ जल्दी से दुकान पर जाकर चाय पाउडर लेकर आओ और बना दो सबके लिए चाय। 1 कप चाय बनाने के लिए कितनी परेशानियां उठानी पड़ी। पहले तो अदरक खत्म हो गई थी तो पड़ोस वाली नंदिनी के घर से लानी पड़ी, फिर चाय पाउडर, उसको लेकर कितना तमाशा हुआ वो तो आप लोगों ने देखा ही। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद, रोशनी, आज शाम को मेरे दोस्त घर आने वाले हैं, उनके लिए बढ़िया सा खाना बना देना। तुम खाना अच्छा बनाती हो वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आज तुम्हारे साथ किचन में ही रुकूंगा। वैसे तो वो मेरे करीबी दोस्त है, लेकिन फिर भी है तो मेरे सीनियर ही। उनको नाराज करना मतलब मेरा प्रमोशन खराब करना, और मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता क्योंकि मेरा प्रमोशन उनके हाथों में है। ठीक है, फिर अभी 12 बज गए हैं। दोपहर का काम निपटाकर हम शाम की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ समय बाद घर के बाकी सारे काम निपटाकर रोशनी शाम में आने वाले मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है। बताइए, आपके दोस्त को क्या क्या पसंद है, मतलब कौन कौन सी सब्जियां बनानी है? वैसे तो उन्हें कौन कौन सी सब्जियां पसंद है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पनीर की सब्जी बना सकता है, वो तो किसी को भी पसंद आ जाती है। और हाँ, छोले भी बना देना। स्वीट में बर्फी और रसगुल्ले ठीक रहेगा? हाँ ठीक है। तो बताइए कहाँ से शुरू करना है मैडम जी? इस लिस्ट से। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अब इतना सारा खाना बनाना है तो सामान भी ज्यादा लगेगा ना, और ये सब्जियां बनाने के लिए लगने वाली चीजों में से आधी चीजें तो घर में है नहीं। अरे यार, ये तुम्हारा ना हमेशा का नाटक है। कभी कुछ बनाने के लिए कह दो तो ये खत्म हुआ, वो खत्म हुआ। सोचो अगर कभी अचानक मेहमान आ गए तो क्या उनके सामने ये सब सामान लाने जाओगी तुम? हमारे घर में मेहमानों का आना जाना हमेशा लगा रहता है, ये बात तो तुम्हें पता ही है।
ज्यादा चीजें पहले ही घर में लाकर रखनी चाहिए, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ऐसे कैसे ज्यादा चीजें हम घर में लाकर रख सकते हैं? हर महीने के रसोई का एक बजट और अंदाज होता है, उतना ही लाना पड़ता है। फिर भी हम थोड़ा ज्यादा तो लाते ही हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में खत्म हो जाता है, तो हम क्या करें? और इस लिस्ट में सबसे खास है पनीर। घर में लाकर कौन रखता है पनीर? वो तो जब मेहमान आते हैं तभी लाना पड़ता है ना। तुम ना मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। देखो, मैं तुम्हारा ये आखिरी बार बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ ना तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। ठीक है, आगे का आगे देख लेंगे, लेकिन अब तुम जाओ और मैंने बताया हुआ सारा सामान लेकर आओ, नहीं तो खाना देर से बनेगा और आपकी सीनियर नाराज हो जाएंगी। घर गृहस्थी है, मेहमानों का आना जाना है, चीजों का कम ज्यादा होना स्वाभाविक है, लेकिन ये बात इस घर के मर्द समझने को तैयार ही नहीं थे। आगे ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अभी तक तो सिर्फ घर के मर्द घर में आने वाले कम ज्यादा सामान को लेकर घर की चीजों में टांग अड़ाते थे। हद तो तब हुई जब ये बात घर में रोजाना बनने वाली रोटियां, सब्जियां और सब्जियों में डाले जाने वाले मसालों तक आ गई। एक दिन रविवार को दोपहर के समय, आज रोटियां इतनी कम क्यों बनाई है? घर में आटा कम था क्या? कल थोड़ी ज्यादा रोटियां बन गई थी तो वो हमें नाश्ते में खानी पड़ी। अच्छा, तो इसलिए आज कम रोटियां बना दी। क्या लॉजिक है? एक दिन इतना बनाना कि फेंका जाए और एक दिन इतना कम बनाना कि भूख ही ना मिटे। हमारे घर में किसी भी चीज का कोई अंदाज ही नहीं है, ना राशन के आने का ना जाने का। अब ये आलू की सब्जी देखो, इसमें इतना तेल और मसाला है कि जैसे 2 सब्जियों का मसाला और तेल एक सब्जी में डाल दिया है। और ये गोभी की सब्जी देखो, इसमें बिल्कुल तेल ही नहीं है ना मसाला है। घर ऐसे नहीं चलता। घर चलाने के लिए घर में आने वाली और घर में बनने वाली छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। किचन मास्टर का भाषण शुरू हो गया। अब ये 2-3 घंटे रुकने का नाम नहीं लेगा। दुकान में इन्हें 17 काम होते हैं, लेकिन घर के कामों में टांग अड़ाए बिना इनका एक दिन नहीं जाता। क्या करूं मैं इनका? ये यहाँ क्यों रखा, वहां रखना चाहिए था। ये सामान कम कैसे पड़ गया, ये सामान ज्यादा कैसे हो गया। तुम्हें रसोई संभालने की अकल ही नहीं है। हर दूसरे दिन हमारे घर में कुछ न कुछ खत्म हो जाता है। मेहमानों का आना जाना चलता रहता है, ज्यादा लाना चाहिए, समझ में नहीं आता क्या? ऐसे तरह तरह के तानों से अब रोशनी और सुहानी पक गई थी। अब ये ताने सिर्फ घर में आने वाले राशन तक नहीं, सब्जियों में डाले जाने वाले मसालों तक और रोटियों तक आ गए थे। अजय और विजय के यूं घर के हर कामों में, चीजों में दखल अंदाजी करने से और टांग अड़ाने से रोशनी और सुहानी इतना परेशान हो गई थी कि वो अब खुद को रोक नहीं पाती और जाकर अपनी सास मनीषा के पास दोनों की शिकायत कर देती है। कब से मेरे सामने आकर मुंह लटकाकर खड़ी हो तुम दोनों, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रही हो। क्या हुआ? तुम्हारे पतियों के साथ झगड़ा हुआ है क्या? जी माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अरे तो फिर बात क्या है, बताओ ना। माँ जी, जैसे आप दीदी के घर गए हो, हमारे घर में हम रोज ताने सुन रहे हैं, कुछ गलती होती है, हमें कोई बोलता है तो हम आपके पास आकर कभी शिकायत नहीं करते। लेकिन देखिए माँ जी, मैं साफ साफ बताती हूँ, हमारे घर में मेहमानों का आना जाना हमेशा का है। हम हमारे घर में हमेशा चाहिए उतना राशन और बाकी रसोई की चीजें लाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें कम पड़ जाती हैं। कभी कभी मेहमान ज्यादा आए तो ज्यादा लानी पड़ती है। ये बात आपके बेटे समझती ही नहीं है। आपके बेटे घर गृहस्थी की चीजों में कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। कुछ कम हो गया तो कम कैसे हुआ, कुछ ज्यादा हो गया तो ज्यादा कैसे हुआ। रोटियां इतनी क्यों बनाई, सब्जी में इतने मसाले क्यों डाले, घर में इतना दूध कैसे लगा, अचानक चाय पाउडर कैसे खत्म हो गई, ज्यादा सामान साथ में लाते हैं तो कम पैसे लगते हैं, ऐसे बार बार लेने जाएंगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे। उनकी तरह तरह के सवाल ज्ञान से हम पक गए। उनके सवाल सुनकर ऐसा लगता है कि हमें रसोई संभालना आता ही नहीं, अभी हम उनसे सीख रहे हैं। वो क्या तुम्हें सिखाएंगे रसोई कैसे चलानी है? उन्हें तो चाय में चाय पाउडर कितनी डालनी है ये तक नहीं पता। हमारे घर में कितनी दाल आती है हर महीने ये भी नहीं पता। ऐसे रसोई संभालो, वैसे रसोई संभालो, ये कहना आसान है, लेकिन रसोई संभालना बड़ी बड़ी बातें करने जितना आसान नहीं है। खैर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगले दिन सुबह मनीषा सोफे पर बैठी थी तब आवाज लगाकर घर के सभी सदस्यों को हॉल में बुलाती है। अजय, विजय, मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम सौंपना है। मैं पिछले कुछ महीनों से देख रही हूँ हमारे घर की रसोई और रसोई का बजट मेरी दोनों बहुएं ठीक से संभाल नहीं रही। मैंने तुम्हें 1-2 बार उन्हें समझाते हुए भी देखा, लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है अब किचन में आने वाला राशन और रसोई के उपयोग की चीज, ये सारी बातें तुम लोग देखो। चाहिए तो तुम्हारे 2-4 दुकान के काम तुम्हारे पापा कर लेंगे। तो हाँ, क्यों नहीं, घर में राशन ही तो लाना है, ये कौन सी बड़ी बात है। इतनी बड़ी दुकान संभालते हम, ये किचन संभालना तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। तो ठीक है बच्चों, ये रही सामान की लिस्ट और ये पैसे।
पतियों के तानों से रोशनी और सुहानी इतनी पक गई थी कि उन्होंने अपने पतियों की शिकायत सीधे अपने सास के पास कर दी। और उनकी सास मनीषा ने क्या किया, घर में कितना राशन लाना है कितना नहीं, ये देखने की और उसके खर्चे की जिम्मेदारी अपने बेटों पर सौंप दी। अगले दिन सुबह अजय और विजय घर के लिए राशन खरीदने मार्केट निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी घर के सामने आकर खड़ी रहती है। गाड़ी में से कुछ लोग उतरते हैं, कंधे पर एक एक बोरी लेके घर के अंदर आते हैं। उन्हें देखकर, ओ भाई, कौन हो आप लोग और क्या चल रहा है? ये सब किसका सामान है ये? और ये सामान आप हमारे घर में क्यों ला रहे हो? हमने कुछ नहीं मंगवाया था, शायद आप गलती से गलत पते पर आ गए हो। मनीषा उन लोगों को तरह तरह के सवाल पूछते हैं, लेकिन मनीषा को कोई जवाब नहीं देता। तभी अजय और विजय पीछे से बाइक पर बैठकर आते हैं। अजय विजय, ये देखो ना, पता नहीं कौन लोग हैं। देखो कैसे इतनी सारी बोरियां हमारे घर के अंदर डाल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ इन्हें कि ये गलत पते पर आ गए, फिर भी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, ये बोरियां हमने मंगवाई है, ये हमारे घर का राशन है। इतना? पूरे गांव को खिलाना है क्या? इतना राशन तो हम पूरे साल के लिए भी नहीं मंगवाते। तभी तो बार बार हमारे घर का सामान खत्म हो जाता है। कुछ करने के लिए कह दूं तो ये नहीं वो नहीं। अब हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और ना ही बार बार दुकान पर जाना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? एक साथ इतना राशन लेकर आए हो तुम लोग, बारिश का मौसम है, खराब होगा, कीड़े हो गए, सब सामान बर्बाद हो जाएगा। माँ, आपने रसोई संभालने की जिम्मेदारी हमें दी है ना, तो बस हमें हमारे तरीके से संभालने दो। अजय और विजय राशन लाने जाते हैं, लेकिन 1 महीने का नहीं, पूरे साल भर का राशन एक साथ लेकर आते हैं। मनीषा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि इतना सारा राशन एक साथ खराब हो जाएगा, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। एक साथ घर में आए हुए इतने सारे राशन से पूरा किचन भर जाता है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन 1 महीने के बाद शुरू हो जाता है रसोई में फैले हुए 1000 किलो राशन का तमाशा। दीदी, ये देखो, पिछले महीने लिए हुए 25 किलो आलू में से सिर्फ 5 किलो आलू यूज किए, बाकी सारे के सारे खराब हो गए। इतने सारे आलू एक साथ घर पर लाकर रख देंगे तो खराब होना स्वाभाविक है। चलो पतिदेव को बताते हैं। क्या हुआ सुहानी, ये आलू तुमने ऐसे साइड में क्यों रखा है? आपने घर में किसी भी चीज की कमी ना हो, इस वजह से ये जो 25 किलो आलू लाकर रखे थे ना, उसमें से 20 किलो आलू खराब हो गए। इस वजह से हम घर में सारी सब्जियां, मसाले और बाकी की चीज कम रखते हैं। तो आलू का अंदाजा हमें समझ में नहीं आया, इसमें इतने ताने माने की कोई जरूरत नहीं है। सब्जियां खराब होने की चीज है, वो खराब होगी, लेकिन तुम जब रसोई चलाती थी तो हर दिन कुछ न कुछ लाने दुकान पर जाना पड़ता था ना। पिछले महीना भर से एक बार भी किसी भी चीज के लिए हम दुकान नहीं गए। इसका मतलब यही है कि हम आपसे बेहतर रसोई संभालते हैं। इतना कमाते हैं हम किस चीज के लिए? पेट भर खाने के लिए ना। अब हमारे घर में हर चीज की कमी होगी तो आने जाने वाले हमारे घर के बारे में क्या सोचेंगे? माना कि कुछ चीज खराब हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी तरह थोड़ा थोड़ा राशन लेकर आए। एक साथ इतने सारे आलू खराब हो जाने के बावजूद भी विजय और अजय को कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी उनका यही कहना था कि घर की औरतों को रसोई संभालना नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। थोड़े दिनों बाद, क्या हुआ रोशनी, क्यों जोर जोर से चिल्ला रही हो? माँ जी, किचन में चूहा है। कल रात भी मैं पानी लेने आई तो आवाज आ रही थी, लेकिन अभी तो सीधा किचन पर ही आ गया था चूहा। अरे भाभी, ऐसे कैसे आएगा चूहा हमारे घर में? ऐसे कैसे आएगा मतलब? घर में इतना ठूस ठूस कर राशन भर रखा है, अभी महीना हुआ नहीं, कीड़े और चूहे दिखने लग गए। तुम टेंशन ना लो, मैं घर में पेस्ट कंट्रोल करवाता हूँ। बार बार दुकान पर न जाना पड़े, इस वजह से पूरा घर राशन से भर दिया था, लेकिन अब राशन खराब होने लगा था। राशन ज्यादा होने के कारण घर में कीड़े चूहे होने लगे थे, तो पेस्ट कंट्रोल की बात आ गई थी। घर में भरे पड़े राशन को लेकर अब हर रोज कोई ना कोई तमाशा होता ही था। अजय और विजय ने भारी भारी और महंगे मसाले ज्यादा क्वांटिटी में घर में भर के रखे थे। कुछ महीनों बाद उनका स्वाद खत्म हो गया था। अब वो सब्जियों में डालते थे तो सब्जियों को ना रंग आता था और ना ही स्वाद। 2-3 महीनों के बाद अजय और विजय को समझ में आ जाता है कि पूरी तरह से रसोई संभालने का ज्ञान देने जितना आसान नहीं है। फिर वो दोनों चले जाते हैं अपनी अपनी पत्नियों के पास। भाभी, सुहानी हमें माफ कर दो। ये लो आपकी रसोई की डायरी। कितना राशन लाना है, कितना डालना है, ये सब आप दोनों ही तय करो। हमने सोचा था कि आप पैसों की बचत करने के लिए कम राशन लाती है, लेकिन हमने ज्यादा राशन लाकर राशन भी बर्बाद कर दिया और घर का हाल भी बिगाड़ दिया। अब हमें समझ में आ गया है कि रसोई संभालना और संभालने की बातें करना, इसमें बहुत अंतर है। अरे, आप लोग अच्छे से संभाल रहे हो, बस किचन में थोड़े से कीड़े हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। आज किचन में हुए हैं, कल पूरे घर में हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं।
2-3 महीनों से आपके तानों और राशन की बातों से हम निश्चिंत हैं और हमें ऐसी शांति बहुत प्यारी है। अरे संभालो संभालो, आप ही रसोई संभालो। अरे माफ कर दो मेरी माँ, पता है आप हमें ताने मार रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ताने सुन लेंगे। बस ये डायरी ले लो और साथ ही साथ अपनी रसोई की जिम्मेदारी भी। जितनी जरूरत हो उतना ही राशन लाना चाहिए। ज्यादा राशन खरीदने से घर भरा तो रहता है, लेकिन कीड़े चूहे बढ़ जाते हैं, जिससे राशन उपयोग में कम आता है और राशन का नुकसान ज्यादा होता है। ये बात हमें समझ में आ गई है। आपको जितनी सब्जियां खरीदनी है उतनी ही खरीदिए, जितना खाना बनाना है उतना बनाइए। अब जो कहेंगे जैसा करेंगे हम ला कर देंगे, कभी आपको ताने भी नहीं मारेंगे। आज तक की सारी दखलंदाजी के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हाँ भैया, हमें माफ कर दो। आइंदा कभी भी हम आपकी और आपकी रसोई की बातों में टांग नहीं अड़ाएंगे और ना ही आप लोगों को बेवजह की सलाह देंगे। पिछले 3 महीनों से रसोई संभालते संभालते अजय और विजय का हाल बेहाल हो गया था। उनकी बातें सुनकर सुहानी और रोशनी खुद की हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से हंसने लगती है। देखा बहू, मैंने कहा था ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर मैं इन्हें समझाने बैठ जाती तो मेरी सारी उम्र निकल जाती। 2 महीने इन्हें रसोई क्या सौंप दी, खुद ब खुद इनकी अकल ठिकाने आ गई। सपना अपने सास ससुर की इकलौती बहू थी और सपना अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, पर अब तक उसकी अपनी कोई औलाद नहीं हुई थी, जिस वजह से उसकी खुशी भी कुछ अधूरी अधूरी सी थी। अब सपना की सास कुसुम की भी सब्र का बांध टूटते जा रहा था। ऐसे ही एक दिन कुसुम की पड़ोसन आकर उसके कान भरने लगती है। अरे कुसुम बहन, तुम्हारा मन नहीं करता क्या अपने नाती पोते को खिलाने का? अरे अब बच्चा नहीं होगा तो कब होगा? अपनी बहू को बोलो बच्चे के बारे में सोचे थोड़ा। बहन, अब तो मेरी उम्मीद ही छूटती जा रही है। पहले तो बहू बोलती थी अभी हमें थोड़ा समय चाहिए। पता नहीं आजकल के बच्चों को और कितना समय चाहिए। बुरा मत मानना कुसुम बहन, पर सारी गलती तुम्हारी है। तुमने अपनी बहू को बहू समझा नहीं, बेटी की तरह सर पर चढ़ा लिया। बेटी हो या बहू, ज्यादा सर पर चढ़ाओगी तो नाचेगी ही। और मुझे तो लगता है तुम्हारी बहू में ही कमी है, वरना और कितना टाइम चाहिए उसे। अरे 5 साल कोई कम नहीं होता। बाकी ये तो तुम्हारे घर का मामला है, हम तो बाहर वाले हैं, क्या ही बोल सकते हैं। इतना बोलकर कुसुम की पड़ोसन वहां से चली जाती है, पर वो कुसुम के घर में आग लगा देती है। अब कुसुम के भी दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि कमी उसकी बहू में ही है। अब क्या था, अब जो कुसुम अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करती थी, वही सास अपनी बहू को ताने देना शुरू कर देती है। बहू, तेरी माँ ने तेरी परवरिश बहुत अच्छी करी है, तभी तो पिछले 5 साल से तू मुझे बेवकूफ बनाती आ रही है। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? तुझ में इतनी बड़ी कमी है, तूने अपनी कमी छुपाई मुझसे और मुझसे झूठ कहती रही कि अभी तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, जबकि तुम्हें बच्चा हो ही नहीं रहा। सच सच बताओ, तुम माँ नहीं बन सकती ना? सपना के पास कुसुम की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। बेचारी सपना रोती हुई वहां से चली जाती है और रात में जब विक्रम घर आता है तो सपना उसे सारी बात बताती है। विक्रम, कमी मुझ में ही है। अब ये बात हम दोनों के सिवा माँ जी को भी पता चल गया है। आखिर और कब तक हम माँ जी से झूठ कहेंगे? सपना, हम ये सच्चाई पूरी दुनिया से तब तक छुपाएंगे जब तक हमसे बन पड़ेगा, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम रोना बंद कर दो। पर विक्रम, अभी मुझे माँ बनना है, मुझे भी बच्चा चाहिए। मैं अब और लोगों के ताने नहीं सुन सकती। आखिर मेरी गोद कब तक खाली रहेगी? सपना, हमारा भी बच्चा होगा, तुम रोना बंद करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? विक्रम सपना को दिलासा तो दे देता है, पर वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उनकी जिंदगी में बच्चे का सुख नहीं है, क्योंकि उनके लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें बच्चे का सुख मिल नहीं रहा था। वहीं दूसरी ओर कुसुम के ताने भी बढ़ते जाते हैं। अब तो कुसुम विक्रम की दूसरी शादी करने की बात भी घर में छेड़ देती है। देख सपना बहू, मैंने तुझे बहुत समय दे दिया और अब मैं समझ चुकी हूँ कि तू इस घर को वारिस नहीं दे सकती, क्योंकि कमी तो तुझ में ही है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। कुसुम सपना से ये सारी बात बोल रही थी, तभी वहां विक्रम आ जाता है और अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर आज पहली बार विक्रम अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करता है। बस करो माँ, आपने ये क्या रट लगा रखी है? बहू, कमी तुझ में है? मेरी बीवी में कोई कमी नहीं है। मैं मानता हूँ हमें औलाद का सुख नहीं मिल रहा, पर ये नहीं है कि हम कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे।
और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से मेरी दूसरी शादी करने की बात करने की? बस अब यही दिन देखने को रह गए थे। तू अपनी बीवी का ऐसा गुलाम हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। अरे जब मैंने तेरी बीवी को किसी चीज की कमी नहीं होने दी तो ये मुझे मेरे पोते के सुख से वंचित क्यों रख रही है? पर अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अगर आने वाले 6 महीने के अंदर बहू गर्भवती नहीं होती तो मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुसुम भी अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब विक्रम और सपना को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, जिसके बाद विक्रम सरोगेसी की मदद लेने के बारे में सोचता है। सपना, तुम्हारे होते हुए मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा और माँ को बच्चा भी चाहिए, ठीक है? अब हम सरोगेसी का सहारा लेंगे, चाहे इसमें कितने ही पैसे क्यों ना लगे। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा और माँ से ये खबर छुपा के रखनी होगी। अगर माँ को पता चला तो घर में एक नया बवाल उठ जाएगा। क्या सरोगेसी? पर ये सब होगा कैसे? और अगर माँ को पता चल गया कि हमने उन्हें एक बार फिर से धोखा दिया है तो वो टूट जाएंगी। सपना, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी में भी कमी थी, बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने भी सरोगेसी की मदद ली थी। मैं उससे बात करूंगा, देखना हमारी सारी परेशानी हल हो जाएगी। अब क्या था, विक्रम सरोगेसी की मदद लेता है और सपना भी अपनी सास से सारा सच छुपा लेती है और वो दोनों किसी काम का बहाना देकर कुसुम से दूर हो जाते हैं, जहां वो सरोगेसी के लिए सबसे पहले एक औरत को ढूंढते हैं। विक्रम बाहर शहर जाकर सारा इंतजाम कर लेता है, पर उससे पहले सपना की मुलाकात हॉस्पिटल में उसकी दोस्त अंजलि से हो जाती है। अरे सपना, तू यहाँ कब आई? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और तू इस अस्पताल में कोई खुशखबरी है क्या? नहीं अंजलि, भगवान चाहता ही नहीं कि मुझे ये खुशी मिले, तभी तो रोज हॉस्पिटल आती हूँ और निराश होकर चली जाती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताना। अंजलि, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, कमी मुझ में है। और ये बात मेरी सास को पता चल गई। जब उन्हें पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती तो उनका रवैया ही बदल गया। वो मुझे ताने देने लगी और अब बात इस हद तक बढ़ गई कि वो विक्रम जी की दूसरी शादी करवाना चाहती है। पर विक्रम जी बहुत अच्छे हैं, वो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं और इसीलिए हम दोनों ने सरोगेसी का फैसला लिया है। बस इसीलिए मैं यहाँ हूँ। सरोगेसी? पर सपना, तुझे ये बात कब पता चली कि तुझ में कमी है? तू भी ना अंजलि, खुद माँ बनने वाली है और मुझसे ऐसे सवाल कर रही है। अरे मेरी शादी को 5 साल हो गए पर अब तक मेरा बच्चा नहीं हुआ, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि कमी मुझ में है। सपना, तू किस दुनिया में है? जरूरी नहीं कि कमी औरतों में ही हो, क्या पता तेरे पति में कमी हो। बिना टेस्ट करवाए तो ये फैसला कैसे ले सकती है कि कमी तुझ में है? और सरोगेसी का तो इतना बड़ा डिसीजन ले रही है। मेरी मान तो एक बार तू अपना और अपने पति का टेस्ट करवा और डॉक्टर से कंसल्ट कर। अंजलि के समझाने पर सपना इस बारे में विक्रम से बात करती है। विक्रम को भी सपना की बातें सही लगती है और वो अगले ही दिन अपना और सपना का टेस्ट करवाता है, जिसके बाद विक्रम को पता चलता है कि कमी सपना में नहीं बल्कि उसमें है। सपना, अच्छा हुआ जो मैंने अपना टेस्ट करवाया और मुझे पता चल गया कि कमी तुझ में नहीं मुझ में है। मेरी वजह से तुम्हें कितने ताने सुनने पड़े, कितनी जिल्लतें उठानी पड़ी, पर अब बस मैं घर में सबको बता दूंगा कि कमी तुझ में नहीं मुझ में है। फिर देखता हूँ माँ कैसे मेरी दूसरी शादी करवाती है और अब तुम्हें कभी किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। विक्रम, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि जो ताने मैंने सुने हैं या जिस दौर से मैं गुजरी हूँ मैं वो तुम्हें झेलने भी दूंगी? जब सबको यही लगता था कि कमी मुझ में है तब सब मुझे ताने देते थे और तुमसे दूर करने पर तुले थे, पर तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी ये कमी मैं सबको बताऊंगी या तुम्हें बताने दूंगी और इस समय में मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी? पर सपना, सच तो यही है ना कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता और माँ को ये बात बताना जरूरी है। विक्रम, जैसे आपने मेरी कमी माँ जी से छुपाई और मेरा साथ दिया, वैसे अब मेरी बारी है कि मैं आपकी इस कमी के बारे में माँ जी को कुछ ना बताऊं और आपका साथ दूं। हमने जो डिसाइड किया है वही सही है, हमारा प्लान वैसे ही चलेगा। हम माँ जी को कुछ नहीं बताएंगे और डॉक्टर की सलाह से अपना इलाज कराएंगे ताकि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सकूं। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। जब सपना और विक्रम को ये पता चलता है कि विक्रम कभी बाप नहीं बन सकता, कमी उसी में है, तो सपना विक्रम का साथ देती है और डॉक्टर से मुलाकात करती है। काफ़ी दवाई और डॉक्टर की सलाह से आखिरकार वो दिन आता है जब सपना प्रेग्नेंट होती है और सपना ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी सास को देती है। माँ जी, मैं और विक्रम जी कल ही घर वापस आ रहे हैं, पर अब आपको मेरा ख्याल रखना होगा। तू तो ऐसे बोल रही है बहू जैसे तू गर्भवती है।
मैं भी कौन सी बात लेकर बैठ गई। उस औरत से कह रही हूँ जो कभी माँ ही नहीं बन सकती। माँ जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका ये सपना जल्दी पूरा होने वाला है तो फिर तो आप मेरी देखभाल करेंगी ना? क्या? ये खुशखबरी सुनकर मानो जैसे कुसुम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी के मारे झूम उठती है और अपनी बहू से कहती है, अगर ये सच है बहू तो मैं तेरे गुलाम बनने के लिए भी राजी हूँ। अब तो तू बस जल्दी से आ जा। ये खबर सुनने के बाद कुसुम की सारी नाराजगी भी खत्म हो जाती है और एक छोटी सी खबर और डॉक्टर की सहायता से सपना की जिंदगी में जो उदासी छाई थी वो खत्म हो जाती है और बहुत जल्द उनके घर में भी नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंज उठती है। कौशल्या और मिहिर की शादी को काफी समय हो गया है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उनका एक बेटा भी है, कबीर। लेकिन कुछ समय से कौशल्या की तबीयत बहुत खराब रहने लगी और वो वक्त से पहले ही चल बसी। मिहिर ने नैना से शादी कर ली। नैना, ये हमारा बेटा है कबीर, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। आप चिंता मत करो, आज से कबीर मेरी जिम्मेदारी है। नैना ने कबीर को अपने बेटे के रूप में अपना लिया और बहुत लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों बाद मिहिर भी चल बसा। अब कबीर की सारी जिम्मेदारी नैना के कंधों पर आ गई। उसने अपने बेटे को पढ़ाया, लिखाया और एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनाया। माँ, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है जो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। आज से आपके सारे काम बंद, अब आप सिर्फ आराम करोगी। अगर आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो बहुत खुश होते। कबीर ने कुछ दिनों बाद सिमरन नाम की एक लड़की से शादी कर ली। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में सिमरन अपने रंग दिखाने लगी। माँ, जब से मेरी शादी हुई है आपने तो घर का सारा काम त्याग ही दिया है। हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती हो। ये नहीं कि घर के कामों में मेरी थोड़ी मदद कर दिया करो। अरे बताओ बहू, क्या काम है? अभी कर देती हूँ। ठीक है माँ जी, तो आज का खाना आप बना लो, मैं बहुत थक गई हूँ। माँ जी, खाना बनाने के बाद घर की साफ़ सफाई भी अच्छी तरह से कर लेना। और हाँ, शाम को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं तो आप बाज़ार जाकर उनके लिए कुछ ले आना। ठीक है बहू, जो भी मंगवाना है उसकी लिस्ट बनाकर दे दो। सिमरन की बात सुनकर नैना खाना बनाने में लग गई। अब इसी तरह से सिमरन ने रोज़ ऐसे ही अपनी सास से काम करवाना शुरू कर दिया। अब नैना अकेले ही सारे घर का काम करने लगी। कुछ समय बाद सिमरन ने एक बेटे को जन्म दिया। कितना सुंदर बच्चा है, बिल्कुल मेरे कबीर पर गया है। इसका नाम सिद्धार्थ रखेंगे। नैना सिद्धार्थ को बहुत प्यार करती है और उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती। सिद्धार्थ अब स्कूल जाने लगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी दादी के साथ बिताने लगा। लेकिन ये बात सिमरन को पसंद नहीं थी। वो सोचने लगी, आखिर कैसे इस बुढ़िया को अपने पति और बेटे की ज़िंदगी से दूर करूं। पहले तो इसने मेरे पति को ही अपने वश में कर रखा था, अब मेरे बेटे पर भी इसने अपना जादू चला दिया। अब धीरे धीरे सिमरन ने अपनी सास पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो नैना से काम भी करवाती और उसे ताने भी सुनाती। एक दिन नैना चाय बना रही थी कि तभी उसमें उबाल आया और चाय बर्तन से निकल गई। ये सब देखकर सिमरन ने अपनी सास को सुनाना शुरू कर दिया। माँ जी, ये क्या कर दिया आपने? आपसे एक करने को बोलो तो आप 10 काम बिगाड़ती हो। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब आपसे पीछा छूटेगा। जौंक की तरह चिपट गई हो आप इस घर से। सिमरन इसी तरह से बड़बड़ाती हुई किचन से बाहर चली गई कि तभी वहां पर कबीर आ गया। अपनी बीवी को इस तरह गुस्से में देखकर कबीर ने पूछा, क्या हुआ सिमरन, आज क्या नई बात हो गई? इतने गुस्से में क्यों हो? देखो, आज मैं आपसे साफ साफ कहती हूँ, आप अपनी माँ या मुझ में से किसी एक को चुन लो। या तो अपनी माँ को घर से निकाल दो या फिर मैं अपने बेटे को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। सिमरन, तुम्हें माँ से क्या परेशानी है? मैं उन्हें कहाँ छोड़ कर आऊँ, तुम ही बताओ। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। पता नहीं क्यों आप इनकी इतनी फिक्र करते हो। अरे कौन सी ये आपकी सगी माँ है? सौतेली माँ है ये आपकी, समझे? सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है। आपको दिखाई नहीं देता क्या किस तरह से धीरे धीरे ये हमारे बेटे को हमसे अलग कर रही है? तुम ठीक कह रही हो सिमरन। मैं माँ को किसी तीर्थ स्थल भेज देता हूँ जहाँ वो आराम से रहे
और आजीवन प्रभु की सेवा में लगे रहे। कबीर का दिल अपनी बीवी की बातें मानने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग ने सिमरन की बात सुनी और उसने अपनी माँ को खुद से अलग करने का फैसला कर लिया। ये बात जब सिद्धार्थ को पता चली तो वो दुखी रहने लगा। एक दिन उसके दोस्त मनीष ने उससे कहा, सिद्धार्थ, आजकल तुम बहुत उदास रहते हो, खेलने भी नहीं आते। मनीष, मेरे मम्मी पापा मेरी दादी को घर से निकालने वाले हैं। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूँ, उन्होंने ही पाला है मुझे। मेरी माँ उनसे सारे घर का काम करवाती है और कोई गलती हो जाती है तो डांटने लगती है। ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन तुम्हारी माँ ऐसा क्यों करती है? क्योंकि मेरी माँ सौतेली बहू है, शायद इसीलिए वो ये सब कर रही है। लेकिन मेरी दादी ने तो हमें कभी भी सौतेला नहीं समझा। सिद्धार्थ, तेरे मम्मी पापा को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तुझे याद है हमने अपने स्कूल में एक हॉरर प्ले किया था? वैसा ही एक प्ले हम तेरे घर पर करते हैं और भूत का कैरेक्टर करेंगे तेरे दादाजी। मैं अपने बाकी दोस्तों को सारे नाटक के बारे में समझा दूंगा। बस रात को तू अपने घर का दरवाज़ा चुपके से खोल देना। सिद्धार्थ और मनीष ने सारी प्लानिंग कर ली, लेकिन जैसे ही रात हुई तो जोरों की बारिश के साथ आंधी तूफान आना शुरू हो गया। मनीष सोचने लगा, लगता है आज कोई दोस्त घर पर नहीं आएंगे। इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है, मैं सोने चला जाता हूँ। सिद्धार्थ ये सब सोच ही रहा था कि तभी घर की लाइट चली गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर सबकी लाइट आ रही थी, बस उसी के घर की लाइट गई हुई थी। अचानक से सिद्धार्थ को अपने माँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, हमें कोई है, कोई तो हमारी मदद करो। सिद्धार्थ ने अपने माँ पापा के कमरे में जाकर देखा तो वो हैरान हो गया। खिड़की दरवाजे ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। उसकी मम्मी पापा जिस बेड पर बैठे थे वो बेड हवा में झूल रहा था। ऐसा लग रहा था कि तूफान घर के बाहर नहीं बल्कि कमरे के अंदर आया हुआ हो। तभी तेज़ रोशनी के साथ एक आदमी और औरत वहाँ गए। दोनों दिखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे। उन्हें देखकर कबीर डर से कांपते हुए बोला, पापा, माँ, आप दोनों तो मर चुके हो, फिर यहाँ कैसे? हम तुझे और तेरी बीवी को जान से मारने आए हैं। क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा बेटा बिगाड़ दिया, उसे अपनी तरह स्वार्थी बना दिया। इसके बाद भी तू पूछ रही है कि तूने क्या किया? कबीर, तू मेरी नैना को घर से निकालना चाहता है, यही बदला चुकाएगा तो उसके एहसानों का। तू और तेरे जैसे पापियों की इस धरती पर कोई जगह नहीं है। चल हमारे साथ। देखिए, आप दोनों को तो मैं जानती तक नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अगर आपको लेकर ही जाना है तो अपने बेटे को लेकर चले जाओ। देखा नालायक, देख, तू अपनी इस धोखेबाज बीवी के लिए उस नेक औरत को छोड़ रहा है जिसने तुझे अपने सगे बेटे की तरफ पाला। वो जवानी में ही विधवा हो गई थी। वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन तेरी वजह से उसने शादी नहीं की। जब तुझे उसकी ज़रूरत थी तो उसने तुझे नहीं छोड़ा, लेकिन अब जब उसे तेरी ज़रूरत है तो तू अपनी बीवी के कहने पर उसे छोड़ रहा है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं सिमरन की बातों में आ गया। मैं अभी माँ से माफ़ी मांग लेता हूँ। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी अपनी सास को परेशान नहीं करूँगी। कबीर और सिमरन उसी समय नैना से माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन सिद्धार्थ बहुत खुश था कि आखिरकार उसके घर में सब कुछ ठीक हो गया। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठा और मनीष के लिए बहुत सारी चॉकलेट खरीद कर उसके पास गया और उसे थैंक यू कहने लगा। मनीष, थैंक्स यार, क्या एक्टिंग की तूने। मेरे मम्मी पापा तो अभी भी डरे हुए बैठे हैं। लेकिन ये बता, तूने लास्ट टाइम में प्लान क्यों चेंज किया? हमने तो सिर्फ दादाजी के भूत को बुलाने की बात की थी, तूने तो दादी जी के भूत को भी बुला लिया। मुझे तो लगा था कि इतनी बारिश में तू आएगा भी नहीं। मैंने तो अपने घर का दरवाज़ा भी नहीं खोला था। तू और तेरे दोस्त अंदर कैसे आए? क्या बात कर रहा है सिद्धार्थ? हम तो तेरे घर पर गए ही नहीं। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी ना, तो मैं आया ही नहीं। ना किसी और दोस्त को इस बारे में कुछ पता है। आज ही बुलाया है मैंने सभी को। सिद्धार्थ मनीष की बात सुनकर हैरान हो गया।
वो सोचने लगा कि रात को उसके घर में हुआ क्या था। वो सब सच था या सपना। लेकिन कुछ भी हो, उसके माँ बाप तो सुधर गए। बेटा अब तेरी शादी के लिए लड़का देखना होगा। तेरी शादी कर दूंगी अब। क्या मम्मी, जब देखो लड़का लड़का लड़का, परेशान हो गई हूँ मैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शादी वादी नहीं करनी। आपको इतना ही है तो आप ही कर लो ना दोबारा शादी मेरी जगह। चुप कर बेशरम, तेरी उम्र में मेरे 2 बच्चे हो गए थे। शादी तेरी मैं कोई ऐसे वैसे घर में थोड़ी ना कर दूंगी। अच्छा पैसे वाला घर ढूंढूंगी। जॉइंट फैमिली होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे काम तो तेरी जेठानी और सास ही कर देंगे। मुझे शादी नहीं करनी, मैं बोल देती हूँ। अंजलि गुस्सा होकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। इस उम्र में कौन शादी करता है, मुझे बाहर अकेले जाने नहीं देते। मैं नहीं शादी करने वाली, ये लोग चाहे कुछ भी कर ले। अंजू अंजलि की शादी करवाने के लिए कमर कस लेती है और लड़के देखने लगती है। अंजू अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है कि अंजलि को शादी के लिए मना सके। उत्तम जब अंजू को पसंद आ जाता है तब अंजू अंजलि से कहती है, बेटा एक बार उत्तम को देख ले, बहुत हैंडसम है। माँ तुम भी ना, तुम्हें पता है ना मुझसे घर के काम या किसी भी चीज की समझ नहीं है मुझ में। मैं वहाँ क्या करूँगी, सबको कैसे संभालूंगी। बेटा तुझे कुछ नहीं करना, तू बस वही करना जो तेरी जेठानी करेगी। बाकी तुझे कहीं दिमाग नहीं लगाना। और घर संभालना कोई तोप थोड़ी ना है। मुझे भी कौन सा कुछ आता था जब मैं शादी करके आई थी यहाँ। मैं वैसे वैसे करती थी जैसा जैसा मेरी जेठानी करती थी, और आज देख ले कहाँ हूँ मैं। अंजू की बातें सुन अंजलि शादी के लिए तैयार हो जाती है। अंजलि और उत्तम की शादी बड़े ही अच्छे से हो जाती है। अंजलि ससुराल में आने के साथ ही देखती है कि उसकी जेठानी मेकअप कर रखी है। जेठानी को देखकर अंजलि मन ही मन कहती है, भाभी तो फुल टू मेकअप में रहती है, तो मैं भी मेकअप कर सकती हूँ। अंजलि शादी के पहले ही दिन सज धज के तैयार हो जाती है और अपनी जेठानी के साथ रसोई में चली जाती है। अंजलि मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम मेरा साथ देना। जी भाभी। वो मन ही मन सोचती है, ऐसे भी मुझे क्या ही आता है, मुझे तो आपकी कॉपी करना है। आपने खुद ही कह दिया कॉपी करने को, उससे बड़ी बात क्या होगी। हमारे घर में ना सबको इटालियन बहुत पसंद है, स्पेशली पिज्जा एंड लजानिया। शीतल नाश्ता बनाने लगती है। अंजलि भी उसके साथ उसका हाथ बटाने लगती है और फिर दोनों मिलकर सबको नाश्ता परोसती हैं। अपनी दोनों बहुओं को एक साथ काम करता देख मीरा कहती है, दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाती बहुत अच्छी लग रही हो। इसी तरह हमेशा एक साथ रहना। माँ तभी तो आज पिज्जा में बिना चीज के डबल चीज का स्वाद आ रहा है। आप भी ना कुछ भी बोल देते हो। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। शादी में आए सभी रिश्तेदार चले जाते हैं। फिर एक रोज अंजलि देखती है कि शीतल जींस के साथ हाई हील्स पहने अपने कमरे से निकल कर आ रही है। अंजलि मैं तुम्हारे भैया के साथ घूमने जा रही हूँ, तुम खाना पीना बना लेना और उत्तम और मम्मी जी को खिला देना। जी भाभी, जींस टॉप में तो आप बवाल दिखती हो। मैं तो हमेशा ही जींस टॉप ही पहनती हूँ, ये तो तुम्हारी शादी के कारण मुझे पहनना पड़ा। सारे रिश्तेदार आए हुए थे ना, वरना मैं तो जींस ही पहनती हूँ। चलो चलती हूँ, तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे होंगे। शीतल अर्जुन के साथ घूमने चली जाती है। इधर अंजलि भी जींस टॉप पहन लेती है। मैं भी अब जींस ही पहनूंगी, वही तो कंफर्टेबल होता है। अंजलि जींस पहनकर फुल टू मेकअप में तैयार हो जाती है और रसोई में लजानिया और पिज्जा बनाने लगती है। भाभी भी तो यही बनाती है, तो मैं भी यही बना लेती हूँ, सबको पसंद भी आता है और सब दबा के खाते भी हैं। अंजलि पिज्जा और लजानिया बनाकर अपनी सास और उत्तम को परोसती है। खाना देखकर उत्तम कहता है, ये क्या है अंजलि, हर टाइम पे अब क्या इटालियन ही खाने को मिलेगा? भाभी को इटालियन डिशेस ज्यादा आती है, तो क्या तुम्हें भी यही आता है? तुम तो कुछ अलग सा बनाओ जो तुम्हें आता हो। भाभी को कॉपी करना जरूरी है क्या? अरे खा लेना बेटा, बहू ने बना तो दिया। मुझे लगा सबको यही पसंद है तो मैंने यही बना दिया। अरे कोई बात नहीं बहू, अब तो इंडियन खाना बनाना। एक बहू विदेशी तो दूसरी देसी भी तो होनी चाहिए ना। उत्तम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और अंजलि की आंखें नम हो जाती है। उत्तम थोड़ा बहुत ही खाकर उठ जाता है। अंजलि अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करके कहती है, माँ तुमने तो कहा था जैसी मेरी जेठानी करे मुझे भी वैसा ही करना है।
अब मैंने वही बनाया जो मेरी जेठानी हमेशा बनाती है। फिर भी उत्तम ने ना मुझ पर बहुत गुस्सा किया। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? अरे पागल, एक ही खाना तुरंत नहीं बनाना है। देख, खाना जो जो तेरी जेठानी बनाती सब तू सीख ले, फिर बदल बदल कर बना। जैसे कल तेरी जेठानी ने पिज्ज़ा बनाया था तो तूने आज फिर पिज्ज़ा बना दिया। अरे जिसकी जगह परसों जो शीतल ने बनाया था वही बना लेती। हाँ ठीक कहा माँ, मुझे आज ना गार्लिक ब्रेड एंड नूडल्स बनाना चाहिए था। अब मैं समझ गई कि भाभी को कॉपी करना है, लेकिन तुरंत नहीं। अंजलि अपने दिमाग में बस कॉपी करना छाप लेती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज शीतल की कुछ फ्रेंड्स उसके घर आती है। आओ आओ फ्रेंड्स, तुम लोगों का ही मैं वेट कर रही थी। बताओ, चाय लोगी या कोल्ड ड्रिंक? चाय या कोल्ड ड्रिंक नहीं, हम तो तेरे हाथों की कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। बहुत दिन भी हो गए हैं पिए। कॉफी के साथ साथ तुम लोगों के फेवरेट कटलेट भी लाती हूँ। ये हुई ना बात, दोस्तों तो तेरी तरह मन की बात ना झट से जान ले। कॉफी कटलेट के साथ तंबोला खेलने का मजा ही कुछ और होता है ना। शीतल कटलेट और कॉफी लेकर आती है और अपने दोस्तों के साथ तंबोला खेलने लगती है। अंजलि उन लोगों को बस देखती रहती है और उनकी बातें सुनती रहती है। शीतल, एक न्यू ईयर किटी स्टार्ट कर रही हूँ, तू भी उसमें ज्वाइन कर ले, हम बहुत मजे करेंगे। यार मैं पहले से ही ना 2-3 किट्टी कर रही हूँ, अब एक और नहीं ज्वाइन कर सकती। अरे जहाँ 3 खेल रही है वहाँ एक और सही, तुझे ना ज्वाइन करना होगा। इसी बहाने तो मिलते हैं हम, वरना दोस्ती बस फोन तक ही रह जाती है। तुम लोग इसका नाम लिख दो, तुम्हें हम ऑर्डर दे रहे हैं शीतल, तुझे आना ही पड़ेगा, समझी? अरे ठीक है पापा, दोस्तों से कोई जीत पाया है जो मैं तुमसे जीतूंगी। अंजलि अपने कमरे में चली जाती है और अपनी सहेली टीना को कॉल करती है। टीना, हम लोग ना मिल ही नहीं पाते, क्यों ना हम लोग किट्टी खेलना शुरू कर दे? किट्टी? हाँ किट्टी, मेरी जेठानी तो 4-4 किट्टी खेलती है, हम लोग भी अब किट्टी खेलना शुरू करेंगे ना। ठीक है, मैं बाकी मेंबर्स को ऐड करती हूँ। फिर अंजलि सोचती है, मैं अगले महीने से किट्टी खेलना शुरू करूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं जेठानी जी की कॉपी कर रही हूँ। कल मैं भी शॉपिंग पे जाऊंगी अपने उत्तम के साथ, जैसे भाभी जाती है भैया के साथ। अगले दिन अंजलि भी शीतल की तरह जींस टॉप और हाई हील्स पहनकर तैयार हो जाती है और उत्तम से कहती है, हम शॉपिंग पर चल रहे हैं। अचानक से शॉपिंग अभी? वैसे तुम आज भाभी की तरह दिख रही हो। हाँ, अपने पति के साथ कहीं जाने के लिए कोई वक्त नहीं होता। अंजलि और उत्तम बाहर जाने के लिए निकलने लगते हैं। तभी अंजलि उत्तम से कहती है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अंजलि शीतल के पास जाकर कहती है, भाभी मैं उत्तम के साथ बाहर जा रही हूँ, आप खाने का देख लेना। शीतल 2 मिनट तक तो अंजलि को देखती रहती है, फिर कहती है, ठीक है तुम जाओ, मैं हूं ना। अंजलि उत्तम के साथ चली जाती है। इधर शीतल अर्जुन से कहती है, आज मैंने अंजलि में अपनी छवि देखी, मुझे तो लग रहा था कि मैं ही खड़ी हूँ। मुझे लगता है अंजलि तुम्हारी कॉपी करती है, जैसा तुम करती हो वो भी वैसा ही करती है, खाने से लेकर पहनने तक सब कुछ कॉपी। इधर अंजलि शॉपिंग में लग जाती है और एक सीलिंग बैग खरीदती है जो कि हूबहू वैसा होता है जैसा शीतल के पास था। उत्तम देखो ये कैसा लग रहा है। यार ये तो सेम भाभी के पास है, वैसा ही लग रहा है, कुछ और ले लो ना तुम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैंने ले लिया है तो मैं वापस नहीं करूंगी। अंजलि और उत्तम शॉपिंग करके खा पी कर घर वापस चले जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। अंजलि शीतल की हर चीज में कॉपी करती रहती। एक रोज रात को अंजलि 12 बजे उत्तम से कहती है, मुझे नींद ही नहीं आ रही, चलो ना तंबोला खेलते हैं, मैं कॉफी और कटलेट बनाकर लाती हूँ, बहुत मजा आएगा। अंजलि कटलेट और कॉफी बनाकर ले आती है। क्या उत्तम, तुमने अभी तक तंबोला नहीं निकाला? मुझे खेलना है ना। उत्तम झड़क कर कहता है, ये सब क्या है? जब देखो तुम भाभी को कॉपी करने में लगी रहती हो। आज तक तंबोला तुमने पहले कभी खेला है क्या? जब देखो भाभी को कॉपी करने में लगी रहती हो। तुम ना कुछ भी बोले जा रहे हो। क्या कुछ भी? यही तो सच है। तुम जो हो, जैसी हो वैसी ही रहो, अंजलि बनकर रहो। तुम्हें शीतल क्यों बनना है? अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे मेरी माँ ने कहा था कि तू वही करना जैसा तेरी जेठानी करे, इसलिए मैं वही करने लगी जैसा भाभी करती है। इस घर में सबको समझ में आता है कि तुम भाभी को कॉपी कर रही हो। तुम जैसी हो मैंने तुम्हें वैसे ही पसंद किया है। मैंने अंजलि से शादी की है, किसी कॉपीकैट से नहीं।
कल से तुम्हें किसी की कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई काम नहीं आता ना तो ना आए, लेकिन तुम्हें भाभी या किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन अंजलि अपने तरीके से तैयार होती है और उसे जैसा खाना बनाना आता है वो वैसा खाना बना देती है। आज अंजलि के हाथों का इंडियन खाना खाकर सब खुश हो जाते हैं और मीरा कहती है, आज मुझे लग रहा है मेरी 2 बहुएं हैं और दोनों अलग है, लेकिन दोनों अपने आप में सबसे अलग है। आज लग रहा है कि अंजलि ने खाना बनाया है, शीतल ने नहीं। थैंक यू भैया। हम सबको अंजलि ही पसंद है, तुम्हारे हाथों में जादू है। अंजलि अब अंजलि बनकर सबके साथ रहने लगती है। दिव्या दिखने में बहुत सुंदर थी। वहीं सुलभ की नजर दिव्या पर पड़ती ही वो दिव्या से प्यार करने लगता है और उससे शादी करने के लिए बेताब हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो दिव्या से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। अरे आओ बहू आओ, मेरी तो आंखें तरस गई थी अपनी सुंदर सी बहू देखने के लिए। अरे उर्मिला, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। हाँ होगी ही, बड़े घर की बेटी है। फिर उर्मिला जी रीति रिवाज से अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है और उसे घर के अंदर ले आती है। बहू, अब से ये तुम्हारा ही घर है और कभी किसी चीज की कमी हो तो तुरंत कह देना, झिझकना मत। जी माँ जी। अगली सुबह। बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है, तैयार हो जा, मोहल्ले की औरतें आएंगी देखने के लिए। जी ठीक है माँ जी। फिर दिव्या अच्छे से तैयार होकर सबके सामने आती है और एक एक करके सभी दिव्या के मुंह दिखाई करते हैं। भाई मानना पड़ेगा, उर्मिला जी तो खरा सोना लाई है। हाँ, वैसे बहू जितना खरा सोना भी मिल जाता तो क्या बात थी। क्यों भाई, खरा सोना नहीं मिला क्या? हमने तो सुना है कि तुम्हारी बहू बड़े ऊंचे खानदान की है। सो तो है, और जब सोने जैसी बहू मिली है तो सोना क्या करूंगी। इस तरह सभी औरतें हंसी ठिठोली करके मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती हैं। वहीं रात में, सुलभ जी आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? हाँ डार्लिंग, अब ये कोई पूछने वाली बात है क्या? जब प्यार किया तभी तो शादी की है। ओके। क्या हुआ, बड़ी उदासी लग रही हो? कुछ नहीं जी, आज माँ जी अपनी सहेलियों से कह रही थी कि हाँ बहू तो सोने जैसी मिली है, लेकिन बहू जितना खरा सोना मिला होता तो गनीमत थी। तो वही मैं सोच रही हूँ कि कहीं आपने मुझसे पैसों के लिए तो शादी नहीं की ना? क्या दिव्या, तुम भी बच्चों जैसी बात करती हो। मोहल्ले की 4 औरतें जब जमा होती है तो हंसी ठिठोली तो होती ही है। माँ ने हंसी मजाक में कहा होगा। टेंशन ना लो, तुम हमेशा मेरी थी और हमेशा रहोगी। जी। बहू चल तैयार हो जा, आज मैं तुझे शॉपिंग करा कर लाती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर दोनों सास बहू शॉपिंग पर जाती हैं। ये क्या माँ जी, शॉपिंग का कहकर आप मुझे इस सस्ते से मॉल में ले आई? मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे सब्जी सांची या ज़ारा ज़ूडियो लेकर जाएंगे शॉपिंग के लिए। खैर कोई ना। अरे कोई बात नहीं बहू, अभी तो यहाँ से शॉपिंग कर ले, अगली बार मैं तुझे किसी महंगे ब्रांड के शोरूम में ही ले जाऊंगी शॉपिंग के लिए, बस। जी मम्मी जी। फिर दोनों सास बहू जमकर शॉपिंग करती हैं। आज तो थक गई शॉपिंग करके। कहाँ गए थे शॉपिंग के लिए? माँ जी पास के सस्ते मार्केट में लेकर गई थी। ऊपर से वहाँ तो खुली दुकानें थी, एसी भी नहीं थी। देखो ना, स्किन टैन हो गई मेरी। सस्ते मार्केट क्यों गए? मॉल या शोरूम में जाना था ना। मैंने माँ जी को कहा भी था, बट माँ जी ने कहा बेटी अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो मैं बोले कोई बात नहीं, माँ जी प्यार से जो भी दिलाएंगी आशीर्वाद समझ कर रख लेती हूँ। वैसे कपड़े तो कुछ खास नहीं लिए, सब सस्ते से थे, पर माँ का प्यार है ना, तो वही मेरे लिए बहुत है जी। तुम कितनी समझदार हो, लेकिन माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं माँ से बात करता हूँ। नाना जी, माँ को आप कुछ मत कहिए, माँ तो माँ होती है ना। आप कुछ कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि माँ जी को किसी भी बात का बुरा लगे। और उन्होंने जो तुम्हारे स्टेटस की धज्जियाँ उड़ाई वो? इट्स ओके ना डार्लिंग, कोई बात नहीं, हाइपर नहीं होते ऐसे। अरे कितनी समझदार है मेरी बीवी, काश माँ में इतना दिमाग होता। तभी उर्मिला जी वहाँ आती हैं। किसको दिमाग नहीं है बेटा?
किसी को नहीं माँ जी। आज ना ऑफिस से आते समय रास्ते में इनका एक्सीडेंट होते होते बचा। एक लड़की गलत साइड से जा रही थी ना, उसी कारण। वही मैं इन्हें समझा रही थी। ये कहते हैं कि काश उसे भी तुम्हारे जितना दिमाग होता। सच्ची तो कहा मेरे बेटे ने। वैसे बेटा तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। बहू आज तो कुछ अच्छा बना। तेरे हाथ का खाना नहीं खाया मैंने। माँ जी मैं? हाँ तू बहू, क्यों तू नहीं बना सकती क्या? नहीं माँ, बना लूंगी मैं, टेंशन ना लो। ठीक है बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। पापा के घर में आज तक मैंने गैस पर पानी तक नहीं गर्म किया और माँ जी मुझसे खाना बनवाना चाहती है। तुमने माँ को मना क्यों नहीं किया? रुको, मैं मना कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, माँ जी को बुरा लगेगा ना। मैं उनकी इकलौती बहू हूँ। थोड़ी सी तकलीफ होगी तो कोई बात नहीं ना, आप चिंता ना करें। बहू मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जी माँ जी। फिर दिव्या खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और कुछ देर बाद किचन में कुछ ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है। बाहर से आई उर्मिला जी और सुलभ भागे भागे किचन में जाते हैं। दिव्या तुम ठीक हो ना? ये कुकर कैसे फटा? मुझे नहीं पता खाना कैसे बनता है, और मैं बनाने गई तो ऐसा हो गया। ये देखकर सुलभ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। माँ क्या जरूरत थी दिव्या को किचन में भेजने की? उसके पापा ने उसे कभी कोई काम नहीं कराया और आप उसे खाना बनवाना चाहती हैं? भूलिए मत, वो बड़े घर की बेटी है, वो चीप नहीं है, वो ऐसे काम नहीं करेगी। अरे बेटा क्या हुआ तुझे? मुझे नहीं पता था कि बहू को खाना बनाना नहीं आता, वरना मैं कहती ही नहीं। तो मुंह में जुबान नहीं है? आप पूछ नहीं सकती थी उससे? देखो अगर आज उसे कुछ हो जाता तो। इस तरह सुलभ अपनी माँ को खूब डांट लगाता है और दोनों माँ बेटे में खूब बहस होती है। अरे अरे आप दोनों लड़िए मत प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा घर का ये माहौल। सुलभ जी छोड़िए ना, जाने दीजिए, जो हो गया सो गया। माँ जी आप भी इनकी बातों को दिल पर ना लीजिए। कमरे में तुमने मुझे क्यों रोका? माँ ऐसा कैसे कर सकती है? पहले मोहल्ले की औरतों के सामने तुम्हारे पिता की बेइज्जती की, फिर सस्ते से मार्केट ले जाकर तुम्हारे स्टेटस की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, और अब तो हद हो गई। जबरन तुमसे खाना बनवा रही है। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब टेंशन ना लो ना जी, वो माँ है और माँ कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। वहीं अगली सुबह जब बहू नहाने जाती है तो बाथरूम से उसके चीखने की आवाज़ आती है और जब सुलभ अंदर जाके देखता है तो दिव्या बेहोश पड़ी थी। दिव्या, दिव्या उठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम कैसे गिर गई? ये पानी में कहीं से करंट आ गया जी, इसकी वजह से मुझे शॉक लगा और मैं बेहोश हो गई। तभी सुलभ देखता है कि पानी में एक बिजली का तार है। तुमसे पहले बाथरूम में कौन गया था? बेटा मैं गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे यहाँ पर आ गया। मैं सब जानता हूँ माँ, आप जानबूझकर मेरी बीवी को घर से निकालना चाहती हो ना, इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना। जिसके बाद दोनों माँ बेटे में बहुत झगड़ा होता है और दोनों एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। वहीं दिव्या सुलभ से खूब प्यार करती और उसका खूब ख्याल रखती। फिर एक दिन, सुनो ना जी, मैं कह रही थी क्यों ना आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। लेकिन मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि माँ जी और आप में ऑलरेडी इतनी दूरियाँ आ गई हैं। कल को माँ जी कहे कि बेटी की प्रॉपर्टी में मुझे हक चाहिए ताकि मैं अकेली रह सकूँ, तो हमारा क्या होगा? वैसे भी कल को बाल बच्चे होंगे तो उनके लिए भी कुछ रहना चाहिए ना जी। हाँ डार्लिंग, वैसे तो तुम सही कह रही हो। लाओ पेपर, मैं अभी साइन कर देता हूँ। फिर सुलभ प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिग्नेचर करके सारी प्रॉपर्टी दिव्या के नाम कर देता है और तिजोरी की चाबी और सारे गहने भी उसे दे देता है। बेटा तूने ये क्या किया? ये लड़की बहुत बड़ी धोखेबाज है, हम दोनों को रोड पर ला देगी। रोड पर तो अब आप दोनों आ चुकी हो। थैंक यू सुलभ, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए। आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब समय आ गया है तुम लोगों को ठीक उसी तरह घर से निकालने का जैसे तुमने मुझे निकाला था। कौन हो तुम? याद करो, मैं वही हूँ जिसे तुम रोजाना सताते थे, शराब के नशे में मारते पीटते थे, दहेज की लालच में मुझे और मेरे माता पिता को अब दोनों ने बहुत सताया था। और जब मुझे दुख देकर भी कुछ नहीं मिला तो मुझे जलाकर जंगल में फेंक दिया ताकि जानवर मुझे खा जाए।
वो तो भला हो वहां रहने वाले आदिवासियों का। उनके कारण मुझे नया जीवन दान मिला और उनके वैद्य ने मुझे प्लास्टिक सर्जरी करके एक नया रूप दिया ताकि मैं तुम दहेज के भूखों से बदला ले सकूं। विद्या, तुम? बहू तुम? हाँ, मैं तुम्हारी पहली बीवी विद्या और मैं ही तुम्हारी दूसरी बीवी दिव्या हूं। वैसे मेरे घर से खुद जाना पसंद करोगे या धक्के मार कर निकालो? माँ देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। अरे बिल्कुल बंदर लग रहा है, बंदर। ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? अरे माँ आजकल ये ट्रेंडिंग में है, सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अरे क्या करूँ मैं इस लड़के का? ऐसे कपड़े पहनेगा तो कौन खानदानी घर तुझे अपनी बेटी देगा? कितने रिश्ते देखे हैं तेरे लिए, किसी को तू पसंद नहीं आता। ऐसी हरकतें करता रहेगा तो कभी होगी नहीं तेरी शादी। अरे माँ ऐसा क्यों कहती हो? मेरे सारे दोस्तों की शादियाँ हो गई है। अब तो सब लोग मुझसे पूछने भी लगे हैं तुम कब कर रहे हो शादी। अरे मैं भी तो ढूंढ रही हूँ ना तेरे लिए घरवाली, और क्या करूँ। तू पहले खुद को थोड़ा सा डिसेंट बना, ऐसे काम नहीं चलेगा। छपरियों की तरह घूमता रहता है सारा दिन, कैसे होगी तेरी शादी? अरे माँ मैं तो फिर भी ठीक हूँ, सिर्फ छपरी दिखता हूँ। हमारे पास वाला रवि, वो तो काम भी वैसा ही करता है। मुझे तो लगता है कि उसकी इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी शादी नहीं होगी। हाँ ये बात तो सही कही तूने। तू तो बस बातें छपरियों वाली करता है, वो तो सच में छपरी है। उसे कौन देगा अपनी बेटी? ऊपर से उसकी माँ जानकी को देखा है, सारा दिन मोहल्ले में रेडियो की तरह घूमती रहती है। इसकी खबर उसके घर, उसकी खबर इसके घर। हाँ उससे पहले तो मेरी हो ही जाएगी शादी, देखना। हाँ भाई हाँ। अरे कावेरी, कहाँ रह गई तुम? कहीं बाहर तो नहीं गई हो? ये लो शैतान का नाम लिया और शैतान को दरवाजे पर चल कर आ गया। बोलो। अरे माँ धीरे बोलो ना, वो यहीं आ रही है। अरे आओ आओ जानकी, कहो क्या चाहिए था आज? चीनी खत्म हो गई या फिर दूध, या फिर सब्जी मांगने आ गई हो? अरे आज मैं कुछ मांगने नहीं, देने आई हूँ। देने आई है वो भी तो? क्या बात है, वैसे क्या देने आई है? अरे मेरे बेटे रवि की सगाई हो गई ना, उसी की मिठाई देने आई हूँ बस। ये लो, तुम दोनों भी मुंह मीठा करो। क्या उस छपरी की सगाई हो गई? क्या? अरे इसका मतलब है रवि की सगाई हो गई। सच कह रही हो क्या तुम? अरे अपने बेटे की सगाई के बारे में झूठी अफवाह फैलाऊंगी क्या? कल ही हुई है सगाई, इसीलिए आज सबको मुंह मीठा करवा रही हूँ। इतनी सुंदर बहू मिली है मुझे, क्या बताऊँ तुझे। असंभव, कैसे हुआ ये? किसने किया ये? क्या? मेरा मतलब है ये तो खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात। तो ये पूछ रही हूँ कि किसी रिश्तेदार ने करवाई है क्या सगाई? किसने रिश्ता लाया है इतने होनहार लड़के के लिए? अरे जालंधर की सबसे मशहूर दिलजीत शादी वाली आंटी के मैरिज ब्यूरो से करवाया है रवि का रिश्ता। आज तक उनका रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी घर खाली नहीं गया इनका। अच्छा, दिलजीत शादी वाली आंटी? अरे तुमने इनका नाम नहीं सुना? मैं तो कहती हूँ आकाश के लिए भी तुझे उनको बोलना चाहिए। वैसे भी आकाश को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं कर रही ना। हाँ, अगर तेरे बेटे का रिश्ता हो सकता है तो आकाश का तो करवा ही देंगी मेरे हिसाब से। क्या मतलब? मतलब हाँ सही कह रही हैं आप, मुझे भी अपने रिश्ते के लिए दिलजीत शादी वाली आंटी के पास जाना ही चाहिए। हाँ पर उनकी फीस बहुत बड़ी है, सोच समझ कर जाना, ठीक है? अरे बस इसका रिश्ता करवा दे, वो फीस चाहे जो भी ले ले। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस दे देती हूँ, अपॉइंटमेंट लेकर जाना वहाँ, समझे? हाँ हाँ ठीक है। कावेरी का बेटा आकाश इतना स्मार्ट नहीं था और ना ही इतना कुछ खास था, इसीलिए कई सारी लड़की वाले उसे नापसंद कर चुके थे। लेकिन जब कावेरी ने देखा कि उसकी पड़ोसन जानकी के बेटे का रिश्ता हो गया है, जो कि आकाश से भी गया गुजरा है, तो उसने सोचा कि अब तो दिलजीत शादी वाली आंटी से मिलना ही पड़ेगा। तो वो पहुंच गई उसके ऑफिस। अरे आइए जी आइए, बैठिए। सत श्री अकाल। जी नमस्ते। वो मैं यहाँ मेरे, अरे समझ गई मैं जी, आप इस नॉट सो गुड लुकिंग बेटे के लिए रिश्ते के लिए आए हो ना जी? हाँ अरे कोई ना जी, मैंने बड़े फालतू लड़कों के रिश्ते करवाएंगे जी। आपका वाला तो फिर भी ठीक है, लगता है। चिंता ना करो जी, हो जाएगा।
आप बस ये पसंद करो कि कौन सा वाला पैकेज लोगे। पैकेज? हाँ जी, यहाँ पैकेज होता है जी। देखो मैं आपको समझाती हूँ। पहला है सिल्वर पैकेज, जिसमें बस आपको लड़की दिखाएंगे, फिर आप जानो कि वो आपको पसंद करती है या नहीं। दूसरा पैकेज है जी गोल्ड वन। इसमें हम आपको बेस्ट से बेस्ट लड़की दिखाते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि लड़की वाले हाँ ही कर दे कैसे भी करके। इसके बाद है मेरा डायमंड पैकेज जी। ये वाला बहुत खास है जी। इसमें जैसे आपका लड़का थोड़ा सा फुद्दू सा है, तो हम उसका मेकओवर करते हैं और उसे ऐसे ट्रेन करते हैं जी कि कोई भी लड़की इसको ना कह पाए। अब आप बताओ जी, आप कौन सा वाला पैकेज लेना चाहते हो जी? मम्मा प्लीज़ मैं डायमंड पैकेज ले लेता हूँ ना, मेरा मेकओवर भी हो जाएगा। हाँ, वैसे भी ऐसे तो तुझे कोई लड़की पसंद नहीं करने वाली बेटा। अच्छा जी, हम ये ना डायमंड पैकेज ही ले लेते हैं। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया जी, आपके वाले को तो ज़रूरत भी है। कोई ना, आप ये 1 लाख भर दो यहाँ, बाकी हम देख लेंगे। इस पुत्तू के लिए 1 लाख रुपए भरने पड़ रहा है मुझे। बस इसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देना, जो इसको और मेरे घर को भी संभाल ले। हम कुछ ही दिनों में आपको एक अच्छी सी लड़की से मिलवाते हैं। और बहन जी, तुझसे ना टेंशन ना लो, हम इसे इतने अच्छे से ट्रेंड करेंगे कि कोई भी इसे ना नहीं कह पाएगा। कावेरी ने अपने दिल पे पत्थर रखकर 1 लाख रुपए भर दिए, क्योंकि उसकी एक ही आशा थी कि उसकी बहू अच्छी हो, बस जिससे घर संवर जाए। और दिलजीत ने अपने वादे के अनुसार एक सुंदर सी लड़की से आकाश का रिश्ता फिक्स भी करवा दिया। देखिए बहन जी, कहा था मैंने, मैं करवा दूंगी आपके फुद्दू से लड़की का ब्याह। लो जी, हमारा काम पूरा हुआ। अब आप मिठाई के बस 11,000 रुपये दे दीजिए। 11,000? अरे बस हम ज़्यादा नहीं लेते मिठाई के, लोग तो हमें 21,000 देते हैं, लेकिन मेरा उसूल है लूटना नहीं है किसी को। आप 11,000 ही दे दीजिएगा बस। हाँ हाँ ठीक है, देती हूँ आपको। अच्छा दिलजीत बहन, ये लड़की अच्छी तो है ना? अरे बहन जी, नो टेंशन, आपके बेटे से बहुत मेल खाती है ये लड़की। देखिएगा दोनों बहुत खुश रहेंगे साथ में, आप तो बस मुंह मिठा कीजिए। जी जी जी। पिंकी, बहन जी के लिए मिठाई ले आ। कौन सी ले आऊं, गुलाब जामुन की रसगुल्ला? अरे कोई भी ले आ, पूछ क्या रही है? कहाँ पड़ी है, फ्रिज में या बाहर? अरे बाहर ही पड़ी है, जाएगी तो दिखेगी ना। बाहर कहाँ, रसोई में पड़ी है क्या? अरे छोड़, मैं खुद ही ले आती हूँ। मैं अभी आई हाँ मिठाई लेकर। जी जी जी, लगता है आपके दोनों ही बच्चे बड़े होनहार हैं जी। बस ऐसा ही समझ लीजिए आप। कावेरी की टेंशन तो दूर हो चुकी थी कि आकाश की शादी हो गई थी। वैसे तो पिंकी भी कुछ खास काम की नहीं थी। कावेरी को लगा था कि नई बहू को देखकर पिंकी भी काम सीख जाएगी। अरे अब से नई बहू घर संभाल लेगी, उसे देखकर मेरी पिंकी भी कुछ सीख ही लेगी। वैसे भी उसे कुछ आता जाता तो है नहीं। अच्छा है, चलो एक काम से दोनों काम हो जाएंगे। अरे आकाश, बहू कहाँ है, नहाने गई है क्या? अरे माँ, इतनी जल्दी थोड़ी ना उठती है वो, अभी 10 कहाँ बजे हैं? क्या 10 बजे उठती है बहू? तो खाना कब बनाएगी? अरे माँ, 10 बजे उठेगी, फिर वो कॉफ़ी पीती है, उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखेगी, उसके बाद रसोई में जाएगी और कुछ खाएगी ना। और तुझे ये सब कैसे पता है? अरे माँ, मैं इसीलिए तो नीचे आया हूँ उसके लिए कॉफ़ी बनाने। हे भगवान, मेरी किस्मत में ये मेरे 2 बच्चे काफ़ी नहीं थे कि ये तीसरी बहू भी ऐसी ही देती। माँ, आप जल्दी से खाना बना लो, मैं दिव्या के लिए कॉफ़ी बना देता हूँ। हाँ जा, मेरे लिए भी बना दे जा। ठीक है माँ। कोई बात नहीं, अभी नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, नहीं तो मैं ही सिखा दूंगी और क्या। कावेरी ने खुद को दिलासा दिया और सोचने लगी कि धीरे धीरे उसकी बहू सब कुछ सीख जाएगी। लेकिन कावेरी के सपने तो जैसे अब चकनाचूर हो रहे थे। दिव्या बहू, हो गया? एक पराठा बनाने में कितनी देर लगती है बेटा? बस माँ जी, हो गया, मैं आ रही हूँ आपका शाही पराठा लेकर। हाँ हाँ आ जा बेटा। ये लीजिए माँ जी, आलू का शाही पराठा आपके लिए। पराठा तो गोल होता है बहू, ये त्रिकोण क्यों है? अरे माँ जी, ये नए ज़माने का पराठा है ना, और वैसे भी मुझसे गोल नहीं बन रहा था, लेकिन स्वाद में ना आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चख कर देखती हूँ।
अरे माँ जी, आप एक निवाला लेकर रुक क्यों गई? खाइए खाइए, शर्माइए मत। अरे मैं शर्मा नहीं रही हूँ, इसमें तूने आलू की जगह क्या डाला है? अजीब सा स्वाद आ रहा है। मैंने तो आलू ही डाला था और कुछ नहीं डाला। जा लेकर आ रसोई से कौन सा आलू डाला है, मैं भी तो देखूं जरा। ये देखिए माँ जी, ये है आलू। मैंने कहा था ना मैंने आलू ही डाला है, मुझे इतना तो पता ही है, मैं इतनी बुद्धू नहीं हूँ माँ जी। हे भगवान, सारे नमूने मुझे ही देने थे तुझे। अरे ये आलू है, लेकिन कच्चा आलू कोई पराठे में डालता है क्या? उसे उबाल कर डालना होता है। तो फिर ये आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि नहीं? अब इसमें किसकी गलती है बताइए तो? और फिर आप कहती हैं कि मैं कम अकल हूँ। नहीं नहीं मेरी माँ, मुझ में अकल नहीं है जो मैंने तुझे बोल दिया खाना बनाने को। पिंकी, तुझे भूख लगी है? अब क्या दोनों ननद भाभी मिलकर खाना बनाओगी? नहीं नहीं माँ जी, हम दोनों मिलकर ऑर्डर करेंगे। हम दोनों को पिज्ज़ा पसंद है ना? हाँ भाभी, चलिए आज तो ऑफर भी चल रहा है। अरे क्या करूं मैं इन तीनों का? ये सब उस दिलजीत शादी वाली आंटी की वजह से हुआ है। कैसी लड़की पकड़ा दी मुझको, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कावेरी के अरमानों पर पानी फिर चुका था, लेकिन अब उसे दिलजीत पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने आकाश की शादी दिव्या से करवाई थी। कावेरी ने दिलजीत को फोन किया और खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अरे अरे बहन जी, अब मेरी की गलती इसमें? हाँ, मैंने तो कहा था आपके बेटे से मेल खाती है लड़की, दोनों खुश रहेंगे साथ में, है कि नहीं? अब देख लो, दोनों खुश तो हैं साथ में। अरे वो तो तीनों ही खुश है, लेकिन मेरी जिंदगी तो झंड हो गई ना उससे काम आता है ना घर संभालना आता है, बस सारा दिन फोन चलाती है और सेल्फी निकालती रहती है। तो इसमें मेरा की कसूर बहन जी? मैंने तो आपको सुंदर लड़की लेकर देती, अब आपको तो खुश होना चाहिए, आप तो मुझे ही सुना रही है उल्टा। अरे तो आपको नहीं तो किससे सुनाऊंगी? 1 लाख रुपए लिए है आपने शादी करवाने के लिए, और ऐसी लड़की से शादी करवा दी मेरे बेटे की। अरे आपका बेटा भी तो देखिए कितना होनहार है, मैं नहीं करवाती शादी तो अब तक कवारा बैठा होता है कि नहीं? अरे जाइए जाइए, बहुत देखे आपके जैसे। अरे मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दी, आपकी वजह से ये आफत मेरे गले आ पड़ी। देखिए बहन जी, मेरा काम है शादी करवाना, अब आप मुझे क्यों सुना रही हो? कम से कम शादी तो हो गई आपके बेटे की। वैसे तो आपके दोनों बच्चे बड़े फुद्दू है, अगर मैं ना होती तो कोई लड़की आपके बेटे से शादी नहीं करती। हाँ जी, बड़ी आई है, मैंने करवाई शादी, और जहाँ तक रही मेरी बेटी की शादी तो वो तो मैं किसी अच्छे से घर में करवाऊंगी, देख लीजिएगा आप। हाँ जी, मैं भी देखती हूँ आप कैसे करवाती है शादी अपनी बेटी की। आपको क्या लगता है आप ही है क्या एक जो शादी करवा सकती है? पूरे शहर में बहुत सारे बैठे हैं शादी करवाने के लिए। हाँ जी, क्यों नहीं, आप भी यहाँ मैं भी यहाँ, देखते हैं कैसे होती है आपकी बेटी की शादी। और चिंता मत कीजिएगा बहन जी, अगर आप मुझसे माफ़ी मांग लेती तो मैं आपको माफ़ कर भी दूंगी और आपकी बेटी की शादी भी करवा दूंगी। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कभी। कावेरी ने दिलजीत को उल्टा पुल्टा सुनाकर फोन काट दिया और पिंकी को तैयार करवा दिया उसके साथ चलने के लिए रामलाल शादी वाले के पास। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। भाई साहब, मुझे मेरी बेटी पिंकी के लिए रिश्ता देखना था। अच्छा, क्या करती है ये? कितना पढ़ी लिखी है? पढ़ी तो है कॉलेज, लेकिन समझ लीजिए आता जाता कुछ नहीं है। समझ गया मैं। अब देखिए बहन जी, आजकल तो सारे परिवार कामकाज वाली अच्छी सुशील लड़की को ढूंढते हैं। ऐसे में पिंकी का रिश्ता होना थोड़ा सा तो मुश्किल है, लेकिन आप एक काम करिए, आप दिलजीत शादी वाली आंटी के पास चले जाइए, वो किसी का भी रिश्ता करवा सकती है, आपकी बेटी का भी रिश्ता करवा देगी। अरे भाई साहब, हमने उससे ही तो झगड़ा करके आपके पास आए हैं। क्या आपने दिलजीत बहन जी से झगड़ा कर लिया? अरे आपको पता है वो शहर की सबसे बड़ी शादी करवाने वाली है, आपने उनसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। अरे ऐसा नहीं है, बहुत सारे बैठे हैं शहर में। चल पिंकी, हम किसी और के पास चलते हैं। कावेरी और पिंकी कई सारे शादी करवाने वालों के पास गए, लेकिन सबने मना कर दिया क्योंकि कोई भी दिलजीत के आगे खड़ा होना ही नहीं चाहता था। अरे बहन जी, आप फिर आ गई। मैंने आपको कितने रिश्ते भेजे हैं, कोई भी आपकी बेटी को पसंद नहीं करना चाहता। कोई कहता है लड़की सुंदर नहीं है ज़्यादा, कोई कहता है कामचोर है। अब तो देखिए, मैं और कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। अरे बहन जी, ऐसा मत कहिए, कोई और रिश्ता हो तो बताइए ना।
अरे बहन जी, अब आपके पास ना एक ही चारा है, दिलजीत शादी वाली आंटी। अब उनके सिवा इस लड़की की शादी कोई नहीं करवा सकता। अब तो लगता है दिलजीत के पास जाना ही पड़ेगा। कावेरी को समझ में आ गया था कि पिंकी की शादी अगर अब कोई करवा सकता है तो वो बस दिलजीत ही। इसलिए वो मिठाई और कुछ तोहफे लेकर पहुंच गई दिलजीत के ऑफिस। कैसी है आप बहन जी? अरे आप अभी भी मुझे कोसने आई हैं क्या? अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो बस चलता ही रहता है। मैं तो बस यूं ही कुछ भी कह जाती हूँ। इतनी अच्छी बहू लेकर दी है आपने, मैं तो धन्य हो गई हूँ। अब मेरी बेटी का भी रिश्ता आप ही करवाएंगी, मैंने तो बस तय कर लिया है। लेकिन आप तो कह रही थी कि अरे बस बस बस, आप कुछ मत कहिए। आप तो जानते ही हैं कि मेरे बच्चे कितने होनहार किस्म के हैं। इससे भी किसी गत्ते के साथ, मेरा मतलब है किसी अच्छे से लड़के के साथ करवा दीजिए शादी बस। मैंने तो कहा था दिलजीत के सिवा और कोई नहीं करवा सकता आपके बच्चों की शादी। वो तो मैंने देख ही लिया दिव्या को देखकर कि आप किसी की भी शादी करवा सकती हैं। क्यों? मतलब आपके हाथों में जादू है बहन जी। आप बस इस बच्ची का रिश्ता भी करवा दीजिए, जिससे मेरी मुसीबत किसी और के गले में पड़ जाए बस। अरे अब टेंशन ना लो जी, दिलजीत अच्छे अच्छों की शादी करवा देती है। कावेरी को समझ में आ गया कि जैसी उसकी बहू है वैसी ही थी उसकी बेटी भी, इसलिए उसकी शादी भी दिलजीत के अलावा कोई और नहीं करवा सकता था। पिंकी की शादी दिलजीत ने करवा दी और कावेरी की मुसीबत अब किसी और के गले पड़ चुकी थी। तो अगर आपको भी किसी ऐसे की शादी करवानी हो तो बताइएगा, दिलजीत शादी वाली आंटी है ना।